बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने क्लास 11 से क्लास 12 से अपनी तैयारी चालू करते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी इस ड्रीम को देख रहे हैं कि मैं आगे बन के आगे चल के जो है सिविल सर्विसेज का पेपर दूंगा, आईएएस का पेपर दूंगा। आपके भी अगर अटेम्प्ट्स बाकी हैं, अगर आप भी अभी लास्ट अटेम्प्ट पे नहीं हो, आपके पास अभी समय है, हो सकता है कि अगले साल के पेपर में दोबारा आपको इसमें बदलाव दिखे, दोबारा आपको ऑप्शन अलग तरीके से दिखें। सवाल उठता है कि अगर पेपर इतना टफ आया है तो कट ऑफ का क्या? यार मैं सब सही करके गया था, 2 साल से तैयारी कर रहा था, बट मेरा पेपर एक्सपेक्टेड नहीं हुआ यार, मैं हार गया, मैं डिमोटिवेट हो गया। नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी के। तो एक बार दोबारा से मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर। अब ये तो हमने देख लिया कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आया है ना, और आर्बिट्री पेपर रहा है, बच्चों के साथ जस्टिस तो नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि इसके बाद क्या? जैसा इस साल पेपर आया है ना, और अगले सालों में पेपर आएगा, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल और टफ होना सही है, लेकिन एकदम ही आर्बिट्री हो जाना है कितना सही है, ये तो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है फिलहाल। अब यहां से आगे क्या किया जा सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो आज मैं आपके साथ इसीलिए खड़ा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने क्लास 11 से क्लास 12 से अपनी तैयारी चालू करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का सपना रहता है, लगभग इस बार अगर आप देखोगे तो जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स थे इस पेपर को देने वाले, लगभग 8.5 लाख के आसपास थे। हालांकि सारे पेपर देने नहीं आते, कुछ को लगता है कि प्रिपरेशन सही नहीं हुई या फिर उतना स्ट्रांगली हम प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो वो एक अच्छा मतलब कहते हैं ना वेल कैलकुलेटेड ऑप्शन भी रहता है। तो फिलहाल लगभग 67-68% अटेंडेंस रही इस बार पेपर्स के अंदर। लेकिन पेपर ही ऐसा आ गया कि भाई मतलब कहते हैं ना कि जो लोगों के अंदर, जो बच्चों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, वो नेक्स्ट लेवल का है। तो अब जो बच्चे ऑलरेडी इस ड्रीम को देख रहे हैं कि मैं आगे बन के आगे चल के जो है सिविल सर्विसेज का पेपर दूंगा, आईएएस का पेपर दूंगा, तो आखिरकार उनके लिए राइट पाथ क्या है? आखिरकार आपके भी अगर अटेम्प्ट्स बाकी हैं, अगर आप भी अभी लास्ट अटेम्प्ट पे नहीं हो, आपके पास अभी समय है अगले 2-3 साल, 4 साल का पेपर देना का, तो क्या ऐसा करना चाहिए जो आगे आने वाले टाइम्स में हम इस चैलेंज को कहीं न कहीं ओवरकम कर पाएँ? ठीक है। अब जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, ठीक है? मतलब एक होता है यार पेपर टफ आना, और एक होता है भाई ऑप्शंस ही ऐसे आ जाना। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस बार यूपीएससी ने ऑप्शंस ना बहुत ज्यादा खेला है ऑप्शंस के साथ। कैसे? देखिए, जनरली अगर आप पिछले साल के यूपीएससी के पेपर्स को अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे, ऑब्वियसली बात है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने पीवाईक्यूज लगाए होंगे। तो ज्यादातर जो ऑप्शंस रहते थे सीबीएस इसके हमारे यूपीएससी वाले, वो ऐसे रहते थे कि भाई ओनली वन, ओनली टू, टू एंड थ्री, थ्री एंड फोर, इस टाइप के। तो यहां पे बच्चे के पास ना एक ऑप्शन होता था एलिमिनेशन यूज करने का। बट कहीं ना कहीं यूपीएससी का माइंडसेट ऐसा हो गया कि एलिमिनेशन वाला कंसेप्ट ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है कि अगर आप आगे चलोगे पेपर के अंदर तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि यहां पे सिर्फ बेसिक के 1 2 3 वाले ऑप्शंस नहीं आ रहे, बल्कि इन्होंने क्या किया है कि पहले पूरा पैराग्राफ दिया आपको, लंबा चौड़ा केस स्टडी टाइप का, फिर उसके भी ऑप्शंस आए, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो सागरमाला पे आया था। तो पहले क्या किया, एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ आया, पॉइंटर्स दिए, अब लगभग वो पॉइंटर्स लगभग सही थे। फिर एक और स्टेटमेंट बना दिया इन्होंने लंबा चौड़ा, फिर उसके बाद इन्होंने ऑप्शन चूज करने को दिया, विच मींस दैट कि यहां पे अब जो है यूपीएससी ऐसा सोच रहा है कि सिर्फ वो एलिमिनेशन वाला ऑप्शन ना दे करके आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएं जिसमें आप दिमाग लगाओ, वहीं पे असर्शन करो, वहीं पे आप कैलकुलेट करो, और फिर आपका आंसर निकाल के दो। तो एक एनालिसिस अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पेपर से, जो आपको सीख मिलती है यहां पे, वो ये है कि अब सिर्फ आप ओनली वन, ओनली टू वाले ऑप्शंस की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि यूपीएससी डिमांड कर रहा है, वो सोच रहा है कि आप दिमाग वहां पे लगाओ बैठ करके, आप कितनी जल्दी अडाप्ट कर पा रहे हो नई टेक्निक को, ठीक है, नए तरीके की चीजों को। हो सकता है कि अगले साल के पेपर में दोबारा आपको इसमें बदलाव दिखे, दोबारा आपको ऑप्शंस अलग तरीके से दिखें। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी लर्निंग है आप सभी बच्चों के लिए, वो वही है कि अपने को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है, ठीक है। बिकॉज काफी समय से एक सर्टेन पैटर्न चलता आ रहा था ऑप्शंस का, तो हम वही पढ़ के गए थे, हमारी कोई गलती नहीं भाई उसमें, ठीक है। मतलब यूपीएससी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका आइडिया देना चाहिए था। बट फिलहाल यूपीएससी एज इट सेज, है ना, अनप्रिडिक्टेबल पेपर वाली भाई कमीशन, है ना, अनप्रिडिक्टेबल दे देना जस्ट बिकॉज कि टफ होना चाहिए, बहुत ज्यादा टफ होना चाहिए, ऐसा पेपर बना दो। तो जब चैलेंजेस इस प्रकार के होते हैं तो आपको थोड़ा और स्मार्ट बनने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यार, मैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फील कर पा रहा हूं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। मेरे लाइफ में मैंने भी लगभग 4 पेपर, 4 बार अटेम्प्ट दिए, कुछ क्लियर हुआ, कुछ कहीं पे अटक गया। तो वो जो एस्पिरेंट वाला पेन होता है ना, बिकॉज यार यूपीएससी की तैयारी जब कोई बच्चा करता है ना, वो अपने लाइफ का एक बड़ा पोर्शन उसको डिवोट करता है, ठीक है। सालों की मेहनत होती है यार, बच्चे 3 3 साल से, 4 4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, उन्होंने पूरा ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन किया होता है, पूरा डेडिकेशन के साथ किया होता है, लेकिन आखिरी में कह दीजिए कि मतलब बिल्कुल लक बेस्ड पेपर आ जाना, ऐसा पेपर आ जाना जहां पे उनका सारा नॉलेज धरा का धरा रह जा रहा है, उनको एक फेयर चांस ही नहीं मिल रहा।
तो ऐसे बच्चों का जब सपना टूटता है ना, वो मतलब उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो डियर यूपीएससी, आप उसको ना तो कंपनसेट कर सकते हो, ना कंपेयर कर सकते हो। जो बच्चा इतनी साल से तैयारी कर रहा था, उसकी गलती कहाँ पे है यहाँ पे? उसकी कोई गलती नहीं यहाँ पे। वो इमोशनली टूट चुका है इस टाइम। ठीक है? बिकॉज़ उसने अपने लाइफ के एक अच्छे खासे साल, आप कह सकते हो, जो है यहाँ पे दिए यूपीएससी की प्रिपरेशन को। जब कहते हैं ना कि यूपीएससी की तैयारी एक तपस्या समान होती है, तो वो सच्चाई है। और लेकिन उस तपस्या का फल भी तो आना चाहिए ना, एक फेयर चांस तो मिलना ही चाहिए। है ना? तो फिलहाल ऐसे बच्चे नो डाउट कि हमारी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, उनके पास वो जो उन्होंने सीखा है वो कहीं न कहीं अप्लाई तो होगा। अब सवाल उठता है कि जो अभी भी प्रिपरेशन फेज़ में है, उनको क्या करना चाहिए? क्या वो डिमोटिवेट हो जाएँ? क्या यूपीएससी की तैयारी छोड़ दें? क्या अपना सपना किल कर दें? क्या अपना ड्रीम किल कर दें? क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो देखो, मैं सभी बच्चों से जो ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज़ में है, चाहे आपको 2 साल हुआ तैयारी करते, 3 साल हुआ, चाहे आपका पहला साल है तैयारी करते हुए, या आप क्लास 11th या 12th में हो, सपना देख रहे हो कि मैं अगले 2-3 साल में, 4 साल में अपने आप को तैयार करूँगा इस पेपर के लिए, तो सबसे पहली बात, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? आप कहोगे सर बोलने के लिए तो आप बोल दो कि डिमोटिवेट नहीं होना, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से आप सोच के देखो। देखो, मैं जीवन में आपको ऑनेस्टली बताऊँ, देखो, आपका ड्रीम है, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो आपको सिखाएगा, ये आपको बहुत काबिल बनाएगा, ठीक है? तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप ऐसा मानिए कि आपके लिए एक नया चैलेंज आया है, और इवॉल्विंग वर्ल्ड है, इवॉल्विंग वर्ल्ड के साथ नए-नए चैलेंजेस आएँगे आपके लाइफ में, ठीक है? और यूपीएससी की तैयारी जब शुरू ही कर ली है, जब सोच लिया कि बेटा आईएएस ऑफिसर बनना ही है, तो तैयार रहो यार चुनौतियों के लिए, है ना? इसके अलावा अगर आप देखोगे, यूपीएससी का नेचर अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हमने पेपर में देख लिया कि भाई इन्होंने ऑप्शन से एकदम बदल के रख दिए। तो अब सवाल उठता है, जब पेपर अनप्रेडिक्टेबल है, तो हमारे हाथ में ये तो है नहीं कि पेपर गेस कर लिया जाए कि नहीं यही वाला करंट अफेयर आएगा, यही वाला स्टैटिक का पोर्शन आएगा। हमारे हाथ में क्या है आखिरकार? हमारे हाथ में 3 चीजें हैं, प्रिपरेशन, अडैप्टेबिलिटी और माइंडसेट, ठीक है? और ये 3 चीजों पे काबू करना, वो आपके हाथ में है। आपकी तैयारी को इवॉल्व होना पड़ेगा। अब आपकी तैयारी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हम वैदिक एज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि वैदिक एजेस से कनेक्टेड, मान लीजिए कोई अभी रीसेंट हिस्टोरिकल इवेंट रहा हो, कोई रीसेंट ऐसा न्यूज़ में, जैसे अगर आपने देखा होगा चोल साम्राज्य के टाइम की जो प्लेट्स हैं, अभी उसको रिटर्न करने की बात की गई है। हो सकता है अगले साल उसी से रिलेटेड कोई स्टैटिक क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए, ठीक है? मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से मान लीजिए कोई क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, है ना? तो आपको यहाँ पे थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि यूपीएससी, आप देखो ना, टेस्ट यही कर रहा है कि जो वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं आपके करंट के अंदर, वो कैसे स्टैटिक के साथ रिलेट हो पा रहे हैं। तो सिर्फ स्टैटिक पढ़ने से काम नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेकर के चलना पड़ेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी को यहाँ पे बहुत फोकस किया गया है आपकी यूपीएससी द्वारा इस बार, है ना? तो बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बात की गई है। जो आपकी पुरानी किताबें हैं, उनमें से कई सारा क्वेश्चन बना है। जैसे मैं ज्योग्राफी का जब पेपर देख रहा था, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहा था, तो यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर दिखती है कि ज्योग्राफी के अंदर एक पेनिनसुलर ब्लॉक पे क्वेश्चन था आपका, ठीक है? और पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में आप क्लास 11th एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है? पेनिनसुलर ब्लॉक पे सवाल आया था, अंडमान निकोबार के क्लाइमेट पे सवाल आया था। तो अगर आप कोई क्लाइमेट चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई मानसून चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप एक बार रिलेट करके देखिए कि भाई भारत के किन-किन इलाकों पे कैसा-कैसा इंपैक्ट उसका पड़ता है, क्या रिसेंट में कोई डेवलपमेंट हुआ है न्यूज़ में। तो इस तरीके से ना आपको रिलेट करके यार यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अगर पेपर इतना टफ आया है तो कट ऑफ का क्या? तो देखिए यार, जब पेपर टफ आता है, 2023 आपको याद होगा, इवन जो कोविड के बाद वाला पेपर था, उसका भी डिफिकल्टी लेवल काफी ठीक था, ठीक है? तो जब पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, तो एक नेचुरल तरीका है कि कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम जाती है। तो अगर आप कहीं ना कहीं 35-40 क्वेश्चंस ठीक करके आ रहे हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका कट ऑफ हो सकता है, मतलब समवेयर दिस अराउंड दिस लाई करे, ठीक है? हाई कट ऑफ तो नहीं जाना चाहिए इस तरीके के पेपर में, तो ये तो बिल्कुल अन्याय हो जाएगा बच्चों के साथ। तो कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कंपैरेटिवली लो जाएगी यहाँ पे, है ना? ज्यादातर जितने भी आपके टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा भी ये एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ लो जाए, सो दैट एक एटलीस्ट एक लास्ट फेयर चांस तो आपको मिल ही जाए, ठीक है? बिकॉज जो बच्चा ये पेपर क्लियर कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, वो काफी नॉलेज है उसके पास, है ना? ऐसे तो नहीं बैठा पेपर देने। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात बच्चे यहाँ पे है कि आपका जो बेसिक सरफेस लेवल का प्रिपरेशन होता है ना, वो इनफ नहीं है। तो अब मैं बात उन बच्चों से करना चाहूंगा जो अभी भी प्रिपरेशन स्टेज में है, या फिर अभी आप देखोगे शुरू करने वाले हैं। तो अब आप जस्ट बेसिक कुछ किताबों से नहीं जा सकते। जैसे आप सोचिए कि बस मैंने जो है यहाँ पे अपनी सिंपल एनसीईआरटी बस रीड कर ली, ठीक है? उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ ली, उसके बाद जो है मैंने एक और इकोनॉमिक्स की किताब कोई पढ़ ली, मैंने कोई करंट अफेयर्स कोई नॉर्मल पढ़ लिए, तो ऐसा काम नहीं बन पाएगा। अब आपको एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब थोड़ा-सा अपने को अगर आप देखोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल अब वो नहीं हो पाएगा कि हमने देखा कि 2 ऑप्शंस जो है बिल्कुल सही नहीं है, उसके बाद फिर हमने देखा कि 2 ठीक है, तो हमने एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया। तो वैसा अगर आप देखोगे ना, तो अब सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा-सा ना अपनी तैयारी को डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा, राइट? बहुत ज़रूरी है ये।
डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि अगर मान लो तुम एक टॉपिक तुमने उठा के पढ़ना शुरू किया, तो मान लीजिए तुम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है? या मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं संगम एजेस के बारे में। तो संगम एजेस का पहला तो बेसिक जानकारी, ठीक है? कि क्या स्टैटिक वगैरह था। फिर क्या उस जमाने का कोई कल्चर है, क्या उस जमाने का कोई आर्ट रहा है, क्या उस जमाने के आर्ट एंड कल्चर को आज किसी तरीके से रेलेवेंट पाया गया है, क्या आज से उसका कोई कनेक्शन है? तो आपको एक पूरा लिंक लगा के पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर आप पेपर देखोगे, पेपर बिल्कुल ऐसा ही है, समवेयर अगर आप देखेंगे पेपर बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज्यादा एनालिसिस पे बात की गई। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे पेनिनसुलर ब्लॉक वाला, नो डाउट कि इसका आंसर आपको क्लास 11th एनसीईआरटी में मिल सकता है जब आप फिजियोग्राफिक डिविजन्स वाला चैप्टर पढ़ते हो, लेकिन आप कंसेप्ट कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना कंसेप्ट जोड़ करके आप देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप देखोगे तो माधव नेशनल पार्क से देखो क्वेश्चन आया, जैसे अगर आप देखें तो क्लास 11th एनसीईआरटी के अंदर अगेन नेचुरल वेजिटेशन वाला टॉपिक है आपका, ठीक है? बट जब आप वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ते हो तो वहां पे कई बार टीचर्स आपको पढ़ाते हैं बेसिक क्लास 11 12 के अंदर भी कि भाई देखो ये नेशनल पार्क है, ये अपना टाइगर रिजर्व है। तो वहां पे हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बारे में जानकारी रखना, क्या कोई ऐसी नई टाइगर रिजर्व आई है, क्या कोई नया नेशनल पार्क आया है जो अभी एकदम न्यूज में रहा है, जो एकदम इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है? क्या किसी कन्वेंशन से वो कनेक्टेड है, क्या भारत से किसी प्रकार से वो चीजें रिलेटेड है? तो इस तरीके का अगर आप देखोगे एजर्शन टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हमारा यूपीएससी फ्रेम कर रहा है। तो ये माइंडसेट आपको यहाँ पे क्यूरोसिटी वाला माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। हम सिर्फ स्टैंडर्ड नोट्स को याद करके काम नहीं चला सकते यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिला है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड लेने वाले बच्चों के लिए क्या ये पेपर क्रैक करना इजी रहेगा? क्या आगे चल करके ह्यूमैनिटीज आपको हेल्प करेगा? अब इसका एक ऑनेस्ट आंसर मैं आपको दूं तो द आंसर इज यस। व्हाई? आई विल टेल यू। देखो, अगर तुम देख पा रहे होगे इस पेपर को भी ध्यान से, अगर मैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हटा देता हूं लेट्स से, है ना, फिर भी जो बाकी कोर सब्जेक्ट हैं, अगर उसका नॉलेज आपके पास बढ़िया था, आपको पता था, आपने सिर्फ रटा नहीं था किताब को, आपने प्रॉपर किताब पढ़ी थी, तो इस पेपर में कई सारे सवाल आप हल कर पाते। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ क्रॉस करने वाला हो जाता, बट कुछ ऐसे सवाल थे जो आप एक्चुअली हल कर पाते, आप सॉल्व कर पाते। तो ह्यूमैनिटीज का फायदा क्या है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का फायदा क्या है? ह्यूमैनिटीज के अंदर क्लास 11th में जब आप सब्जेक्ट चूज करते हो अपने, ठीक है, जो आपके कोर सब्जेक्ट हो गए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, आपने कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, वो आपका बेस बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब आप तैयारी कर रहे हो, आपका ड्रीम है कि मैं सिविल करूंगा, लेकिन आप देखो ना, आप माइंडसेट भी तो देखो यार, यूपीएससी का वो क्या चाह रहा है आपसे? वो चाह रहा है कि तुम वहां 11 12 को बढ़िया से पढ़ करके आओ, ठीक है? तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि फिजियोग्राफिक वाला जो टॉपिक है तुम्हारा, वहां से तुम्हारा एक क्वेश्चन फ्रेम हो जा रहा है। तो कई बार ये देखा गया है कि 11th को बड़ा प्रायोरिटी मिल जाता है, कई बार 12th से कई बार ऐसे क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं रिलेट होते हुए। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के पास ना एक नेचुरल एज रहता है बेटा। आप ऑलरेडी ये मेन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, है ना? और कहीं ना कहीं जब कनेक्ट करने की आदत डालोगे कि तुमने आज कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो तुमने आज ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ा, लेट्स से तुमने आज अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, तो तुम्हारे पास एक हैबिट डेवलपमेंट हो जाएगी। तुम अर्थक्वेक पढ़ रहे हो, तुम रिलेट करके देखो कि भाई कौन कौन सा अर्थक्वेक आ रहा है, कौन सा सबसे खतरनाक रहा था, क्या इसका मेजर कॉज रहता है ना, क्या इसका ज्योग्राफी के हिसाब से क्या इसका मतलब ऑप्शन रहता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, तुम रिलेट करके यहाँ पे एक हैबिट बनाना स्टार्ट करोगे, बिलीव मी, तुम जब ये पेपर लिखने जा रहे होगे तुम्हें काफी ज्यादा मदद मिलेगी, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो जनरली साइंस एंड टेक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं वो भी आखिरकार ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तभी ये पेपर निकल पाता है, ठीक है? बिकॉज इस पेपर का कोर ह्यूमैनिटीज है, तो ये तुम्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा यूपीएससी में फैक्ट्स याद करके आप पेपर क्लियर नहीं करते हो। क्या आपने सोचा कि मैं फैक्ट्स याद कर लूं, कब क्या कहां हुआ, कितने बजे कौन पैदा हुआ, कौन कहां पे पैदा हुआ, ये सब सवाल से बात नहीं बनती भाई, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। हर साल के बाद ऐसा लगता है कि इस बार इम्पॉसिबल है। हर साल आप देखो पेपर आता है, टफ आते हैं क्वेश्चंस, बच्चों के रिएक्शंस मिक्स्ड होते हैं, ठीक है? कई सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं यार अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप देखो ना, हर साल आईएएस बनते हैं ना बच्चे, हर साल आप देखो सिविल सर्विसेज के अंदर नए सिविल सर्वेंट्स आते हैं ना, तो अगर वो कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में ये बात है कि कोई बात नहीं, चाहे डिफिकल्ट जितना भी आ जाए, हम एक बार ट्राई तो करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार देखो, सबसे बड़ा जो टेस्ट है यूपीएससी के अंदर वो यही है कि आप अनसर्टेनिटी कितनी बढ़िया हैंडल कर लेते हो। और अगर आप किसी भी एनालिसिस को अभी इस टाइम देख रहे होंगे इस पेपर के रिगार्डिंग, तो लगातार यूपीएससी आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कितना अडेप्टेबल हो पा रहे हो। अब जैसे तुमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स के सवाल देखे, है ना, कि इस साल एथिक्स का सवाल देख दिया, इन्होंने सिचुएशन दे दिया कि भाई सिचुएशन हैंडल करो रियल टाइम में। वो 2 घंटा है तुम्हारे पास, उसी में तुम्हारे पास एग्जाम प्रेशर है, उसी में तुम्हें सिचुएशन हैंडल करनी है। तो टेक्निकली यूपीएससी कहीं ना कहीं इस तरफ देख रहा है कि ऐसे ऑफिसर हमें चाहिए जो रियल टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। अब मान लो तुम कहीं के डीएम हो, मान लो, है ना, लॉ एंड ऑर्डर
डिस्टर्ब हो गया वहां पे, कोई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया वहां पे, कोई ट्राइबल इशू आ गया, अगर तुम वहां क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो उस प्रेशर सिचुएशन में, तो फिर तो यूपीएससी तुम्हें क्यों ही हायर करेगा। एक इस पर्सपेक्टिव से भी आप सोच सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि जो इन्होंने लास्ट में पीएड और आपके एथिक्स वाले क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर के आए, तो शायद ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपको टेस्ट किया जाए एक प्रेशर वाले माहौल में कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो इस नजरिए से भी आपको जो है इस बार पेपर को देखना रहेगा। तो अब जो पर देखो सिंपल सी बात है, बच्चे वही अपना मुकाम हासिल करते हैं जो चाहे जितना भी डिमोटिवेट हो जाएं लेकिन उसके नेक्स्ट डे पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप आज मान लीजिए आप आज हार गए, आपको डिफीट का एहसास हुआ कि यार मैं सब सही करके गया था, 2 साल से तैयारी कर रहा था, बट मेरा पेपर एक्सपेक्टेड नहीं हुआ यार, मैं हार गया, मैं डिमोटिवेट हो गया। क्या मुझे अपने जीवन के 2 साल और देने चाहिए? क्या मुझे दोबारा एफर्ट लगाना चाहिए? अगर तुम जमीन पे गिर करके दोबारा उठ ही नहीं सके तो किस बात के वीर हो तुम? ठीक है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूं बिकॉज़ यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मतलब मेरे केस में जब मेरे को ऐसा लगा ना कि यार अब क्या किया जाए लाइफ के अंदर, बिल्कुल है ना, मतलब मेरा वो ड्रीम मुझसे दूर जाता हुआ दिख रहा है, तब भी फिर ध्यान से सोच के बैठा, मतलब कि नहीं यार करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ दोबारा पढ़ते हैं, कुछ दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ बच्चे, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि देखो लाइफ इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स। यूपीएससी उस अनप्रेडिक्टेबल चीज को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो जिनके पास अभी भी अटेम्प्ट है, जो अभी क्लास 11-12th में है, जिनका सपना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करना, आप घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है भाई, डिमोटिवेट नहीं होना है, चैलेंज यूपीएससी थ्रो करेगा, एक्सेप्ट करके उस चैलेंज को किल करना, वो माइंडसेट डेवलप करना है। ठीक है, जैसे यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है, जैसे पेपर इवॉल्व हो रहा है, तुम अगली बार जाओ पूरे जोर शोर के साथ, इस बार जो गलतियां हुई हैं उससे सीखो। ठीक है, और जिस तरीके से चीजें इवॉल्व हो रही हैं उसके साथ अपने आप को अडेप्टेबल बनाओ, और बिलीव मी, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो साल हैं उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होंगे, हमारे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसी प्रेशर सिचुएशंस को भी हैंडल कर लेते होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आई होप ये वीडियो आप तक जो है कुछ यूजफुल लेकर के आया होगा। तो मेरा बस एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आपसे बात करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे बहुत दुखी हैं जिनके लास्ट अटेम्प्ट्स थे, तो एक फेयर चांस जो कि यूपीएससी ने नहीं दिया वो तो हमको पता ही है ना, और बच्चे डिजर्व करते हैं उस फेयर चांस को। होपफुली कट ऑफ लो जानी चाहिए इस बार, एक्सपेक्टेड है ऐसा। बट अगेन जो प्रिपरेशन मोड में है, जो अभी से ये सपना देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखिएगा बेटा कि जब अनसर्टेनिटीज आती हैं लाइफ के अंदर, चैलेंजेस आते हैं, तब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट साथी होता है वो आपका डिटर्मिनेशन होता है, आपका विल पावर होता है, आपकी अडेप्टेबिलिटी होती है, आपका माइंडसेट होता है। जितना मजबूत वो बनेगा उतने ज्यादा कमजोर चैलेंजेस बनेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हुआ, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।